Nazreen, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. Nazreen, the market has moved for about 52% since April 2020. We have seen this fantastic rally. There is an excitement and exuberance in the market. We are seeing some new investors coming to the market, and which is why today we have decided to discuss this rally, and we have with us a technical expert as well as a person who is good at talking on the fundamentals of the market. नाज़रीन, आज हमें ज्वाइन किया है एहतशाम खान ने, जो कि एक एडवाइजरी फर्म को हेड करते हैं, विच इज़ अ फर्म विच गिव्स एडवाइजरी सर्विसेज एंड विच इज़ डेवलपिंग एन ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. So, Mr. Ehtesham, welcome to the show and Assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम. Thank you so much, Sani, for giving us this opportunity. Fantastic. एहतशाम, हमारे लोगों के लिए ज़रा आप इन जनरल बताएं कि पहले तो बता दें कि चार्टिंग होती क्या है. मैंने तो सिर्फ इतना समझा है कि जो प्राइस है वो हर चीज़ को एम्बेड कर रही होती है अपने अंदर. सो हमारे नाजरीन को बताएं एज ए टेक्नीशियन कि चार्टिंग है क्या, टेक्निकल्स हैं क्या, how you people are able to predict and what you say often happens in the market. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं. तो इसका सिंपल आंसर ये है कि जी पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स. सो ऑब्वियसली इसमें जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है, मार्केट के अंदर जो प्राइस एक्शन है, मार्केट की ओवरऑल मोमेंटम है, उसको आप अगर किसी एक पिक्चर में देख सकें तो उसको हम चार्ट कह सकते हैं. और चार्टिंग एक बेसिकली एक स्किल सेट है जिसके अंदर आप एनालाइज करते हैं, प्राइस पैटर्न को देखते हैं, डिमांड एंड सप्लाई को कंपेयर करते हैं, और आप फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं कि हिस्टोरिकली जो ट्रेंड आपने देखा मार्केट में, उसको देख के अगले मार्केट में अगले कुछ दिनों में क्या ट्रेंड रहेगा, या मार्केट अगले कुछ दिनों में किस तरह चलेगी. सो ये जो चार्ट्स हैं ये मार्केट लेवल पर भी होते हैं, स्टॉक लेवल पर भी होते हैं, और ये हिस्ट्री को देखकर फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं. इज़ इट अ राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ चार्टिंग? Yes, but not always, because one of the belief in technical analysis is कि history repeat itself and prices are non-random. तो obviously history के पैटर्न को देख के आप एक मोहतात अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में प्राइसेस किस तरह से मूव करेंगी. जिस तरह से एक बहुत सिंपल टर्म के अंदर मैं आपको बताऊं कि हर सेकंड में प्राइसेस मूव होती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, और वो जो प्राइसेस मूव हो रही हैं वो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से मूव हो रही होती है. तो डिमांड एंड सप्लाई सानी वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो प्राइसेस को इफ़ेक्ट करते हैं. अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस, एज वी नो कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही होती है. इसी तरह अगर सप्लाई बढ़ गई तो प्राइसेस नीचे की तरफ आ रही होती हैं. और स्टॉक मार्केट में एक कांस्टेंट वॉलेटिलिटी, कांस्टेंट अपटिक एंड डाउनटिक वो डिमांड और सप्लाई की वजह से ही होती है. सो बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट, अगर एक बंदा जो चार्ट्स को समझ सकता है, प्राइसेस को रीड कर सकता है, तो वो ये अंदाज़ा लगा सकता है कि डिमांड इस वक्त ज़्यादा है, डिमांड डोमिनेट कर रही है मार्केट के अंदर, या सप्लाई डोमिनेट कर रही है. और इसको ही देख के वो फ्यूचर के डायरेक्शन का तयन कर सकता है कि अगले कुछ दिनों में डिमांड को देखते हुए प्राइस आगे बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती. ओके, सो मुझे ये बताइएगा कि इसकी कोई एजुकेशन वगैरह लोगों को हासिल करनी हो, इज़ इट अ साइंस, हाउ डू वन गेट्स इनटू इट? देखिए, इसमें काफ़ी किताबें अवेलेबल हैं. मैं सजेस्ट करता हूँ जो इंटरनेट पे फ्री मटेरियल अवेलेबल है उसको आप अवॉइड करें. कोशिश करें कि कोई रिकग्नाइज्ड इदारे से, लाइक CMT एसोसिएशन एक लेजिटिमेट, एक रिकग्नाइज्ड इदारा है जो टेक्निकल एनालिसिस को पूरी दुनिया में प्रमोट करता है. उनके करिकुलम पढ़ें, उनकी किताबें पढ़ें, और उनकी अप्रूव जो बुक्स हैं उसको पढ़ के आप ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं. उसके साथ ही साथ मैं कहूँगा कि आप इसको प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं उसको साथ साथ आप प्रैक्टिस करें. टेक्निकल एनालिसिस, चार्टिंग, ये वो इन्फॉर्मेशन है जिसको अगर आप पढ़ते हैं तो आप वेरी नेक्स्ट डे मार्केट के अंदर उसको होता हुआ देख भी रहे होते हैं. तो इट्स वेरी इंटरैक्टिव, वेरी एप्लीकेबल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप जो पढ़ रहे हैं साथ ही साथ आप उसको मार्केट में होता हुआ भी देख रहे होते हैं. तो आप उसको साथ साथ अगर लेके चलें तो आई थिंक इट गोज़ हैंड इन हैंड, एंड और आपका एक्सपीरियंस इसमें बेहतर हो सकता है. कौन से चार्ट ऐसे हैं जो पाकिस्तान की मार्केट में बहुत पॉपुलर हैं? एवरी सेकंड डे यू सी अ पर्टिकुलर पैटर्न, यू सी अ पर्टिकुलर चार्ट, people talking about it.
या देखिए, सम ऑफ द कॉमन पैटर्न जो स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा मशहूर है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। Okay. जी, ये मैं रिगार्डिंग पाकिस्तानी मार्केट की बात कर रहा हूँ। कप एंड हैंडल पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। देखिए सारे के सारे लोग जो हैं वो ट्रेडर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ट्रेडर नहीं है। आपको बताना भी है कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्चुअली है क्या। एक एक दो सेंटेंस अगर आप नाज़रीन के लिए शेयर करते रहें। देखिए, मैं बड़े सिंपल लफ्ज़ों में बात करना चाहूँगा इस वक्त अपनी नाज़रीन के लिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप प्राइस को रीड करना सीखें। जैसे आपने इंट्रो में कहा कि प्राइस के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई होती है, बहुत सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन जो मार्केट में कई दिनों के बाद आती है, वो प्राइस के अंदर पहले आ जाती है। तो अगर आप प्राइस को रीड करना सीख जाएं और प्राइस के साथ कुछ और इंडिकेटर्स भी हैं, वॉल्यूम लाइक फॉर एग्जांपल, और कुछ इंडिकेटर्स उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं प्राइस की कंफर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, अगर आप इन तमाम चीज़ों को रीड कर लें तो एटलीस्ट आप अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं, अपनी रिस्क मैनेजमेंट को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आप अपनी एंट्री और एग्ज़िट पोजीशन को स्टॉक मार्केट में बेहतर बना सकते हैं विद दिस टूल। ज़बरदस्त। एहतशाम, यू मे बीन वॉचिंग 27 अप्रैल से ये रैली चली है 41,000 तक, तो किसी हद तक कहा जा सकता है कि नॉन स्टॉप आई है। सो टेक्निकली आप इस रैली को कैसे देखते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी कल ही हमने एक वेबिनार किया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ, और उसमें मैंने एक स्लाइड शो की थी जिसमें मैंने बताया था कि न्यूज़ फ्लो बॉटम पे किस तरह के थे जब मार्केट बॉटम आउट हो रही थी, और आजकल न्यूज़ फ्लो किस तरह के हैं। तो यू वुड बी सरप्राइज टू सी सानी कि मार्केट जब लोज बना रही थी, वी वर लिटरली बहुत ज़्यादा पेसिमिस्ट थे, हम बहुत ज़्यादा खौफजदा थे। क्वारंटाइन में लोग थे, वर्ल्ड लिटरली बंद हुआ था और मार्केट उस दौरान बॉटम कर रही थी। देखिए मार्केट की तो ये ब्यूटी है, स्टॉक एक्सचेंज के गेट पे धमाका होता है, अखिल भाई गेट पे होते हैं और बाज़ार नेगेटिव नहीं होती। बाज़ार के बारे में तो ये बड़ी कॉमन है कि जब मुल्क में, शहर में ख़राबी होगी तो बाज़ार में तेज़ी ज़रूर होगी। मुझे टेक्निकली बताएं कि हाउ डिड यू लुक एट इट कि 27 अप्रैल को एवरीबडी वाज सेइंग कि यार बाज़ार ने यहाँ से नीचे जाना है, एंड टेक्निकली देयर वर पीपल हु वर सेइंग कि नहीं यार बाज़ार ऊपर जा सकती है। हाउ वाज दैट? देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं इनफैक्ट, बट ऑब्वियसली मैं इसको सिंपल करके सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि जब बाज़ार ने कोरोना के बाद नोज डाइव किया, बॉटम आउट होने की कोशिश करी थी, बाज़ार उससे पहले ही बेयर मार्केट को मैच्योर कर चुकी थी। बट ऑब्वियसली हमने एक मोमेंटम भी बिल्ड कर लिया था। सो हाउ डू यू से कि बेयर मार्केट मैच्योर हो चुकी थी? इज देयर अ सिग्नल टू इट? इज देयर अ पैटर्न टू इट? हाउ डू यू सी एंड से मेक दिस स्टेटमेंट? जी सानी, इसमें दो तीन चीज़ें हैं कि पहली चीज़ तो ये कि जी पिछले 3 साल से हम कंटिन्यूसली बेरिश मार्केट के अंदर थे। ऑन एन एवरेज हमारी मार्केट हर साल गिर रही थी एक ख़ास परसेंटेज से। 53,000 का जो हाई हमने 2017 में देखा, उसके बाद जितनी भी मार्केट में अपसर्ज आई वो एक अपवर्ड करेक्शन थी डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर। अच्छा, ये लेवल्स तकरीबन मुकम्मल हो रहे थे 27,000 26,000 के करीब, और हमारे पास इसको गेज करने के डिफरेंट मैकेनिज़्म हैं। एज आई अर्लियर सेड के डिमांड एंड सप्लाई एक क्राइटेरिया होता है, बट इसके साथ कुछ मोमेंटम डाइवर्जेंसेस भी होती हैं, कुछ RSI, MACD, ये एडवांस इंडिकेटर्स हैं जो मैं इस वक्त सिंपल टर्म में सिर्फ ये बताऊंगा, जहाँ पे आपको ये नज़र आता है कि सप्लाई किसी हद तक मैच्योर हो रही है और डिमांड, बायर जो है उसको वो लेवल कंफर्टेबल होता है वो वहाँ पे ख़रीदारी करने के। अच्छा, इस दौरान सिर्फ ये नहीं था कि बेयर मार्केट मैच्योर हुई, बहुत ज़्यादा कुछ फैक्टर्स भी थे जिसे हमें देखने की ज़रूरत है। नहीं, बट हाउ अबाउट वॉल्यूम सब्सक्राइब कर रहे थे कि ये मंदी जो है उसका वक्त जा चुका है? जी बिल्कुल, वॉल्यूम सजेस्ट कर रहे थे। इनफैक्ट अगर आप उसको क्लोजली वॉच करें तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम्स जो बेसिकली ये बताते हैं कि कितने लोग चेंज ऑफ हैंड कर रहे हैं बेरिश मार्केट और बुलिश मार्केट के अंदर, वो काफ़ी हद तक कम हो गए थे और वो कंफर्म नहीं कर रहे थे बेरिश मार्केट की डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट को। इसके बिल्कुल बरक्स जैसे ही मार्केट रिकवर हुई, मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई, हमने देखा कि वॉल्यूम्स बेहतर होना शुरू हो गए, लोगों ने पार्टिसिपेशन करना शुरू कर दी। फिर मार्केट का एक जनरल ट्रेंड भी अगर आप देखें, ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त लॉन्ग टर्म एक ट्रेंड है KC 100 इंडेक्स का। इस KC 100 इंडेक्स के अंदर हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल हायर हाइज एंड हायर लोज लग रहे हैं। दिस हायर हाई एंड हायर लो इज़ टेक्निकली
एक बुलिश साइन होता है मार्केट के अंदर। जब भी इस तरह की सिचुएशन बनती है, मार्केट एक बुलिश टेरिटरी के अंदर एंटर होना शुरू हो जाती है। एहतशाम, हम बातचीत का सिलसिला यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। नाज़रीन, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। Welcome back, Nazreen. How come that you have seen this fantastic rally of 52% and you have had no substantial correction? In fact, if you just want to see the correction in the longer run, we have witnessed a long-term correction in Pakistani market. We had in a secular bull market from 2011 to 2017, right. And then we had a long-term correction of three years, almost 3 years, बिल्कुल सही, right? तो हमें एक लंबी बुलिश मार्केट के बाद हमें कोई 2.5 साल के करीब ऑलमोस्ट एक करेक्शन मिली है मार्केट के अंदर। वो जब डाउनवर्ड करेक्शन कंप्लीट हुई तो एक नेचुरल फिनोमेना होता है सानी कि मार्केट नॉर्मलाइज होती है, मीन रिवर्जन प्ले करता है मार्केट के अंदर और मार्केट अपने नॉर्मेलिटी की तरफ बढ़ना शुरू होती है। और एग्जैक्टली वही पैटर्न हमें देखा गया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। और ना सिर्फ ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देखा गया, बल्कि आप दुनिया भर की मार्केट इस दौरान देखें तो दुनिया भर की मार्केट जो कोरोना की वजह से गिरी थी वो अपने प्रीवियस लेवल के करीब पहुंच गई। और इस वजह से ही हमारी मार्केट के अंदर बहुत तेज़ी से हमें देखा गया कि इम्प्रूवमेंट नज़र आई और हम प्री कोरोना लेवल के करीब पहुंच गए। So, ये जो लॉन्ग ट्रेंड है KSE 100 इंडेक्स चार्ट का, ये आपको अभी भी सस्टेनेबल दिखता है? जी, काफ़ी हद तक बेसिकली देखें पिछले 3 महीने के अंदर तो हमने कोई फिनोमिनल रिटर्न्स देखे KSE 100 इंडेक्स के अंदर, और उसमें कुछ जगहों पे तो कुछ रिकॉर्ड्स भी थे जो हमारे टूट गए क्वार्टरली परफॉर्मेंस में, मंथली परफॉर्मेंस में। इस तरह के रिटर्न्स ऑब्वियसली इन्वेस्टर को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए अगले कुछ दिनों में या अगले कुछ महीनों के अंदर। बट ऑब्वियसली मार्केट क्योंकि एक डाउनवर्ड करेक्शन को मुकम्मल कर चुकी है, बेयर मार्केट मैच्योर हो चुकी है, तो हम अगले 2, 2.5, 3 साल तक हम कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर मार्केट में बेहतर परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अच्छा, ज़रा अब मुझे TRG के बारे में बता दें। अकॉर्डिंग टू सम पीपल TRG इज़ द मार्केट, इज़ द वॉल्यूम लीडर। TRG हैज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी दीज डेज। सो TRG के बारे में ये जो रैली है इसको आप कितना रियलिस्टिक देखते हैं? बिकॉज मेरा जो एनालिसिस है वो तो बताता है कि TRG इज़ वन ऑफ दोज स्टॉक्स के जो लिवरेज बिल्कुल नहीं है। देयर आर स्टॉक्स जिसमें से 85% ऑफ द वॉल्यूम कम्स थ्रू द लिवरेज इधर रिलीज और द न्यू MTS और न्यू MFS, but not in case of TRG. Why? Very interesting question. In fact, TRG is one of the most outperforming share in the KSE 100 index right now. और हमारी मार्केट में इस वक्त लोग ढूंढ रहे होते हैं लिटरली कुछ ऐसे शेयर्स जो आउट परफॉर्म करें ब्रॉडर इंडेक्स को somehow the other. अच्छा, TRG को देखने के लिए थोड़ा सा हमें इसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी देखना होगा कि सानी जैसा मैंने कहा कि कोरोना के बाद जिस तरह इम्प्रूवमेंट आई और टेक सेक्टर के अंदर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई ओवरऑल पूरी दुनिया में, तो टेक्नोलॉजी शेयर अगर हम दुनिया भर में देखें तो वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर गए हैं, सही है। और नैस्डैक भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर गया, उनके सारे टेक शेयर्स जो थे वो सारे इम्प्रूव कर गए। अच्छा, हुआ क्या कि TRG को जब हमने पाकिस्तानी मार्केट में हम अगर TRG को एनालाइज करते हैं कि तो इसने लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर हम इसका देख लें तो थोड़ा सा हमें बेहतर अंदाज़ा होगा। ये आप देखें, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है TRG का, और TRG जो है ये वीकली चार्ट है, और इस वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये कोरोना से पहले अच्छे सस्टेनेबल लेवल पे 20 to 23 रुपीस के ऊपर ट्रेड कर रहा था। बट जब ये मार्केट हमारी क्रैश हुई तो उसके बाद एक हमें इसकी रैली तो आई थिंक 12 रुपए से स्टार्ट हुई थी। जी बिल्कुल, अगर आप इसको देखें तो 2017 के अंदर हमने 64 का हाई टच किया था TRG के अंदर। उसके बाद अभी फिर दोबारा हम तकरीबन 64 के करीब आ गए, तो इट्स सॉर्ट ऑफ टेक्निकली एक डबल टॉप सिचुएशन भी होती है। सो टेक्निकली इफ़ यू आर अनेबल टू ब्रेक अ प्रीवियस हाई, हाउ डू यू लुक एट इट? जी, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा हिस्टोरिकल एक पर्सपेक्टिव मैं पहले देता चलूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि रिसेंटली इसमें क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हम देख लें सानी, तो हमारे पास 2017 के अंदर तकरीबन 63.80 का एक हाई, लगभग 64 रुपये के करीब हमें इसका एक हाई नज़र आया। उसके बाद ये कॉन्स्टेंटली मार्केट जब गिरती रही है, शेयर भी गिरता रहा, और इस शेयर ने तकरीबन 11 रुपये 50 पैसे के करीब अपना लो बनाया। उसके बाद हमने देखा जब ओवरऑल मार्केट
मार्केट हमारी 27,000 से इम्प्रूव होकर ऊपर जाना शुरू हुई 38,000 39,000 के करीब करीब, उस दौरान ये शेयर भी 11.5 रुपये से इम्प्रूव होकर 22 रुपये 23 रुपये के करीब करीब पहुंच गया। बट जब मार्केट हमारी दोबारा नीचे आई तो इस शेयर ने दोबारा नोज डाइव किया और दोबारा ये 12 रुपये से नीचे चला गया। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये जो 2 येलो लाइन मैंने बनाए हुए हैं, दिस इज़ अ डबल बॉटम सिचुएशन इन टेक्निकल टर्म्स। और डबल बॉटम सिचुएशन तब बनती है जब शेयर के अंदर हमें लगता है कि एक ख़ास लेवल के ऊपर डिमांड क्रिएट हो रही है। इसको बिल्कुल सिंपल टर्म में अगर हम बताएं कि एक ख़ास लेवल होता है जहाँ पे डिमांड क्रिएट हो जाती है, वो डबल बॉटम की सिचुएशन है। तो टीआरजी में हमने डबल बॉटम की सिचुएशन देखी लॉन्ग टर्म चार्ट के अंदर 11.5 रुपये पे 2 दफ़ा ये आके हिट हुआ और उसके बाद जब मार्केट इंप्रूव हुई, दुनिया भर की मार्केट बेहतर हुई, टेक्नोलॉजी शेयर्स दुनिया भर में चलने शुरू हुए, लोगों के पास लिक्विडिटी मौजूद थी, उन्होंने इस तरह के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। और पाकिस्तान में भी हम देखें तो ना सिर्फ टीआरजी बल्कि सिस्टम लिमिटेड, एवेंसियन और भी जो शेयर्स हमारे पास लिस्टेड हैं इस सेक्टर के अंदर, उसमें एक परफॉर्मेंस हमें नज़र आई है। So TRG was not an exception. All the technology stocks performed very well. But can we say TRG tops or outclassed all the technology stocks? या ऑफ कोर्स, इनफैक्ट अगर हम देखें इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड, तो जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये बड़ा ज़बरदस्त लॉन्ग टर्म ट्रेंड पर्सपेक्टिव है और इसको अगर आप सानी क्लोजली वॉच करें तो इसमें हायर हाइज एंड लोअर लोज नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखें अप्रैल से जो लो लगा इसके अंदर, उसके बाद मार्केट में जिस तरह मार्केट इंप्रूव हुई, टीआरजी भी इंप्रूव होता चला गया और उसके बाद इसमें हायर हाइज एंड हायर लोज बनना शुरू हुए। अच्छा, इसके जो नीचे जो ये डॉट्स हमने लगाए हुए हैं, ये बेसिकली सपोर्ट जोन है टीआरजी का, जो कि ये बताता है कि अपवर्ड स्लोपिंग मार्केट के अंदर एक ख़ास लेवल पे डिमांड क्रिएट हो जाती है। और हमने देखा कि जब जब ये शेयर उस ख़ास डिमांड जोन को हिट करता है, उसके बाद एक रैपिड इसमें एक्सीलरेशन आती है ऊपर की तरफ और ये ऊपर जाके अपने सप्लाई चैनल को भी जाके हिट करता है और जैसे ये सप्लाई चैनल को हिट करता है वहाँ से दोबारा करेक्शन आ जाती है। तो ऑब्वियसली वन ऑफ द रीज़न टू आंसर योर क्वेश्चन कि वाई इट हैज़ आउट परफॉर्म, आई थिंक सो कि प्राइस मूवमेंट बहुत अच्छी रही है, डिमांड वाइज वॉल्यूम थ्रू आउट इस प्राइस को, इसकी प्राइस मूवमेंट को सपोर्ट करते रहे, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग जो मार्केट में काम करते हैं दे रिमेन कंफर्टेबल और उन्होंने इसके अंदर काम किया। Going forward, how do you look at this stock on the basis of technical charts? ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल चार्ट देखिए, 2 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा। मैं अगर पाकिस्तानी, बल्कि मैं अगर स्टॉक एक्सचेंज की ज़बान में पूछूँ, सॉरी ब्रोकर्स की ज़बान में पूछूँ, तो ये 100 रुपये का स्टॉक होता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, टेक्निकली 100 रुपये का स्टॉक होता हुआ दिख रहा है। मैं आपको इसका आंसर करता हूँ थोड़ी देर में, बट उससे पहले मैं आपको टेक्निकली 2 बातें बताऊँगा कि टेक्निकल्स के ऊपर ट्रेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ट्रेंड को समझने का तरीका सिर्फ ये है कि आप अगर उसकी सपोर्ट जोन को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं आसानी, तो आप उसके लोस, 2 लोस को कनेक्ट कर दें और यू गेट अ ट्रेंड लाइन। तो आप अगर टीआरजी को देखें तो हमने 2 लो कनेक्ट किए और हमने एक ट्रेंड लाइन देख ली। अच्छा, वो ट्रेंड लाइन जब भी टूटती है तो आप समझ लें कि दिस इज़ अ न्यू इन्फॉर्मेशन इन द मार्केट और मार्केट अब पिछले जोन से चेंज हो गई है, नए जोन के अंदर एंटर हो रही है। अच्छा, अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड इस वक्त टीआरजी का देखते हैं तो हमें ये नज़र आ रहा है कि इसकी एक सपोर्ट जोन इस वक्त ब्रेक हुई हुई है। इसका मतलब है कि दिस शेयर शॉर्ट टर्म के अंदर नॉर्मलाइज होगा। जितनी इसके अंदर मोमेंटम हमने देख ली है, वो मुझे नहीं लगता कि अभी इस वक्त इमीडिएटली वो कंटिन्यू करेगी। नॉर्मलाइजेशन के अंदर शेयर जाएगा। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द शेयर जो कि लॉन्ग टर्म बुल मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा कोरिलेट कर रहा है। जैसे ही नीचे किसी लेवल के ऊपर आएगा, आई थिंक इन्वेस्टर विल जंप इन एंड दे विल बाय इट। इनफैक्ट अगर हम इसका टेक्निकली ट्रेंड देखें तो हमें लगता है कि नीचे के लेवल के ऊपर डिफरेंट सपोर्ट जोन बनेंगे जहाँ पे बाइंग एरिया आएगी और उस बाइंग एरिया के ऊपर आई थिंक इन्वेस्टर दोबारा जंप इन करेगा और इसको बाय करेगा। आपने ये नहीं बताया कि चार्ट 100 रुपये प्राइस को प्रेडिक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? देखिए, इसका अगर आप चैनल देखें, जी मेरे पास एक इंटरेस्टिंग एक चार्ट है। अगर हम नेक्स्ट चार्ट पे जाएं तो अगर आप इसके लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखें तो जैसे ही सानी इस चैनल से ये ऊपर की तरफ मुड़ता है ये शेयर वापस, तो आप देखें कि इस चैनल की अपर बाउंड्री जो है वो तकरीबन 93-94 की तरफ जा रही है। तो अगर मार्केट हमें सपोर्ट करती है, ये शेयर दोबारा नॉर्मलाइज हो जाता है, अपनी लॉन्ग टर्म रैली को
सस्टेन करने के बाद प्रॉपरली कंसोलिडेट हो जाता है तो वी माइट सी अनदर रन ऑफ 93-94 रुपीज़, बट बिफोर डैट इसको काफ़ी प्रूव करना होगा इन लेवल्स को सस्टेन करने के लिए। और हमें ये देखना होगा कि अगले कुछ दिनों के अंदर क्या ये शेयर इन लेवल को सरवाइव कर सकता है। इस चैनल से अगर ये ऊपर आ जाता है ये शेयर किसी भी लेवल पे, तो ये इस पूरी रैली को दोबारा सस्टेन कर लेगा और फिर परफेक्ट केस बन जाएगा 93-94 रुपीज़ के लिए। फैंटास्टिक। एहतशाम, आपका वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक एंड आफ्टर द ब्रेक वी विल बी डिस्कसिंग मार्केट with Mr. Sajjad Mankani, who is the CEO of Icon Securities. वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमने बात की थी एहतशाम खान से और हमने उनसे डिस्कस किया था मार्केट के टेक्निकल्स पे। वी सॉ कि 27 अप्रैल से लेकर अब तक की बाज़ार की रैली किस तरह की थी, टेक्निकली बाज़ार ने कैसे परफॉर्म किया, एंड गोइंग फॉरवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द TRG टेक्निकली चीज़ें कहाँ दिखती हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चार्टिंग एंड द पैटर्न्स। In this segment, Nazreen, we are going to talk about the market from the fundamentals point of view। बाज़ार की लेवरेज के कॉन्टेक्स्ट में ये जो लेवरेज ये जो रैली है ये कितनी सस्टेनेबल है, इस पे हम सज्जाद साहब से बात करेंगे। और हम ये भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो दुनिया की मार्केट्स में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में जिन जगहों से इन्वेस्टमेंट आती है, जहाँ से FPI आती है, जहाँ से FDI आती है, उन ममालिक की सिचुएशन अगर चैलेंजिंग होने जा रही है, वहाँ पे चीज़ें अगर काइंड ऑफ रोल बैक होने जा रही हैं, तो उसके पाकिस्तानी मार्केट पे क्या असरात पड़ सकते हैं। मिस्टर सज्जाद मनकानी, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सज्जाद साहब, आप ज़रा बताइएगा कि आपका क्या व्यू है बाज़ार के ऊपर 27 अप्रैल से लेके अब तक की रैली के ऊपर। वी सॉ दैट 52% ऑफ द अप्रिसिएशन इन द मार्केट, वी सॉ दैट लिवरेज इंक्रीज फॉर अबाउट 250%। तो बाज़ार में लेवरेज का 3 बिलियन से 12.5 बिलियन तक जाना, DFM के ओपन इंटरेस्ट का 6 से कोई 17 बिलियन तक जाना, और बाज़ार का ये 3 महीने का जो मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूँ कि जिसमें ये नंबर्स इंक्रीज़ हुए और बाज़ार का 52% बढ़ना, हाउ डू यू लुक एट इट? ये रैली कितनी सस्टेनेबल है? ये बाज़ार अब करेक्शन में जाती हुई नज़र आ रही है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? देखिए, जिस जगह पर मार्केट नीचे आ गई थी वहाँ से काफ़ी हद तक क्योंकि प्राइसेस बहुत लो थी और जो स्टेप्स उस वक्त इकोनॉमिक प्रोटेक्शन के लिए लिए गए उनका एक नेचुरल आउटकम ये था कि एक लिक्विडिटी जो है वो मार्केट की तरफ आई। काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन दी गई। इंटरेस्ट रेट के अंदर जो है एक मेजर चेंज किया गया काफ़ी शॉर्ट पीरियड के अंदर, और जो इंटरेस्ट रेट हम बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे हमें, वो अचानक तकरीबन उसके अंदर इतनी ज़्यादा नीचे गिरावट दे दी गई। कुछ 6-6.5 मेरे ख्याल से कुछ 5 से 6% इंटरेस्ट रेट नीचे कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ों का नतीजा जो है मार्केट की अंदर एक रैली की सूरत में निकलना था, क्योंकि फाइनेंसिंग कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम हो गई। अब जहाँ तक आपका सवाल है लेवरेज का, तो लेवरेज को देखने का एक तरीका ये भी है कि अगर आप कहते हैं कि 27,000 के इंडेक्स के ऊपर जो है 10 अरब की लेवरेज थी, और इस वक्त अगर आप 40,000 या 41,000 के ऊपर अगर आप 17-18 या हाँ। तो वो चीज़ जो है आप उसको लेवरेज इंक्रीज नहीं कहेंगे, बल्कि सिर्फ वो एक रिफ्लेक्शन इन इंक्रीज इन वैल्यू भी कहेंगे। बिल्कुल सही, ठीक है ना जी। पहली चीज़ तो यही है कि अगर आपका एक शेयर जो करोड़ शेयर अगर लेवरेज में थे जिसकी वैल्यू 1 अरब रुपए बन रही थी, तो अब 1.7 अरब रुपए या उसकी अगर डबल वैल्यू हो गई तो 2 अरब रुपए के शेयर, वही करोड़ शेयर 2 अरब रुपए के हैं, जिसकी वजह से आपको लेवरेज ज़्यादा तो हम अगर लेवरेज को इस तरीके से देखें तो इतना ज़्यादा लेवरेज हमारी मार्केट में शायद इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ना नज़र आए आपको कि ऐसी ज़्यादा मार्केट लेवरेज नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हाँ, एक फैक्टर दूसरा होता है जो देखने का है कि मार्केट में क्योंकि जो लिक्विडिटी है उसकी सप्लाई क्योंकि एक लिमिटेड होती है, तो पॉसिबली लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट जो है इस मार्केट के लिए बढ़ गई है। क्योंकि अगर आप पहले आपको जो अमाउंट वाइज आपको जो लिक्विडिटी चाहिए थी, अब आपको उससे डबल लिक्विडिटी चाहिए। तो ये दोनों फैक्टर हैं। लेकिन अगर हम वैसे लेवरेज देखें कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा, अगर हम कहें कि भाई कच्चा लेन हो गया जो एक रॉ लैंग्वेज में हम कहते हैं, बिल्कुल सही, तो वो चीज़ शायद प्रॉब्ली इस वक्त मार्केट में इतनी
ज़्यादा आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन हाँ थोड़ी सी लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट मार्केट के अंदर थोड़ी बढ़ गई है, जो वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से बढ़ी है। सो ये बात समझना जो है वो गलत नहीं होगा कि लिवरेज की पोजीशन अभी रेड जोन में नहीं गई है। सो बाज़ार में अभी भी पोटेंशियल है दैट बाज़ार कैन अप्रिशिएट। करेक्ट जी देखिए, मैं इसके साथ साथ एक और बाज़ार के अंदर अप्रिशिएट होने के लिए लोगों को एक चीज़ ज़रूर ये देखनी चाहिए कि फंडामेंटली भी सिर्फ लेवरेज पोजीशन के ऊपर भी हमें नहीं जाना चाहिए, हमें ये भी देखना चाहिए कि मार्केट के अंदर क्या फंडामेंटली इस वक्त गुंजाइश है कि आगे चीज़ें मज़ीद सस्टेन कर सकें, क्या हम उन वैल्यूज़ को सस्टेन कर सकते हैं, क्या हमें आगे रिज़ल्ट्स में बेहतरी नज़र आती है, क्या हमें ऐसा लगता है कि आज जो रिज़ल्ट्स आए हैं उनसे बेहतर रिज़ल्ट्स आगे नज़र आएंगे। तो उस लिहाज से आपको एक फंडामेंटल व्यू भी मार्केट के लिए लेना पड़ेगा, सिर्फ आपको लेवरेज के ऊपर जो है अपना डिसीजन मेकिंग नहीं करनी होगी। बिल्कुल सही। ठीक है, मैं लेवरेज के लिहाज से सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि लेवरेज जो है इस वक्त मार्केट के लिए इतना ज़्यादा अलार्मिंग शायद ना हो, लेकिन डिसीजन मेकिंग इंडिविजुअली स्टॉक वाइज आपको करनी होगी, जिसमें आपको हर स्टॉक के फंडामेंटल्स को देखना होगा कि कहाँ पर आगे आपको बेहतरी नज़र आ रही है और कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो आगे मज़ीद परफॉर्म करेंगे। तो रिजल्ट के कॉन्टेक्स्ट में ज़रा बताएं कि हाउ डू यू लुक एट द मार्केट। देखिए, रिजल्ट के लिहाज से काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेशन ऐसी ही थी। तो अगर हम देखें तो जून तक के जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो इतने ज़्यादा मार्केट के लिए आम हालात के अंदर इनकरेजिंग नहीं रहे, लेकिन लोगों को क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन थी कि 3 महीने जो है बिल्कुल स्लो डाउन रहा है, चीज़ें बंद रही हैं, तो उसकी वजह से लोगों का एक व्यू ये भी है कि आगे जो है चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी और आगे डिमांड इम्प्रूव होगी, तो उसके बाद वो रिज़ल्ट बेहतर हो जाएंगे। लेकिन हमें देखना है कि कहाँ कहाँ रिज़ल्ट्स बेहतर होंगे और कहाँ कहाँ रिज़ल्ट्स अपनी जगह वैसे ही रहेंगे। तो जो बाहर की मार्केट्स हैं, इकोनॉमीज़ हैं, जहाँ से इनफ्लोज आते हैं, वहाँ की सिचुएशन आपको कैसी लगती है? गोइंग फॉरवर्ड यू एक्सपेक्ट सम मोर इनफ्लोज कमिंग? देखिए, बाहर की जो सिचुएशन है, अगर हम अपनी मार्केट के लिए देखें तो मेरा नहीं ख्याल है, हम अभी तक जो फॉरेन सेलिंग है वो ज़्यादा हम अपनी मार्केट में देख रहे हैं, और क्योंकि बाहर भी इंटरेस्ट रेट की सिचुएशन जो बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई है और काफ़ी वहाँ भी लिक्विडिटी मार्केट को चेस कर रही है और वहाँ भी काफ़ी स्टॉक्स इम्प्रूव है, तो लोग जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनी अपनी मार्केट्स के अंदर लोगों का पैसा जा रहा है। तो उस वजह से जो है हम हमारी मार्केट की तरफ जो है हम नहीं देख रहे कि हमने मुस्तकिल से ओवरऑल नेट फॉरेन सेलिंग देखी है। अब हम उसका मोमेंटम जो है बहुत कम होते हुए देख रहे हैं, प्रॉब्ली इसलिए कि शायद अब वो शायद एग्जॉस्ट हो गई है। नई बाइंग आने के लिए फंडामेंटली चीज़ें इम्प्रूव होनी ज़रूरी हैं, जो हमारे यहाँ नज़र आए लोगों को कि भाई पाकिस्तान में हालात बेहतर हो रहे हैं, आगे कंपनीज़ की सिचुएशन बेहतर होगी, आपकी करेंसी जो है वो स्टेबलाइज होगी, आपकी जो कंट्री रैंकिंग है वो बेहतर होगी। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे होंगे जो आगे हमारे यहाँ बेहतरी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट टूवर्ड स्टॉक मार्केट जो है वो लेकर आएंगे। फ़िलहाल जो है हमें मेरा ख्याल ये है कि डिपेंड करना होगा जो हमारी लोकल पार्टिसिपेशन है उसके ऊपर। बाज़ार में लोकल पार्टिसिपेशन पे तो बहुत सारे सवालिया निशान हैं, वो उसकी इंडिकेशन तो ये आ रही है कि वो अकाउंट मुसलसल कम हो रहे हैं। अभी 50,000 के करीब अकाउंट FATF की वजह से बंद करने पड़े। FATF रिलेटेड गवर्नमेंट ने माशाल्लाह कानून साजी भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर ली, लेकिन ये जो बैंकों वाली सिचुएशन अब राइज हो गई है और एक LPG कंपनी जो कि लिस्टेड है उसके लिए भी आ गया कि मनी लॉन्ड्रिंग में वो इन्वॉल्व थी, वो भी इस्टेब्लिश हो गया। इसके बाद आपको लगता है कि FATF में मसाइल होंगे और बाज़ार उसको भी फेस कर सकती है? देखिए, FATF का मसला हमने बड़ा मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमने अपनी FATF को सॉल्व करने के लिए शायद हमने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं प्रॉब्ली। ओके। उसके अंदर इतना ज़्यादा जो है हम शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हमारी मार्केट के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग या इस किस्म के जो रास्ते थे वो पिछले कई सालों से बंद कर दिए गए थे। ठीक है ना जी। तो उसके अंदर कोई ऐसा रास्ता बचा नहीं था और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मार्केट के काफ़ी ऑडिट होने के बाद भी कोई ऐसी चीज़ जो है आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो है हमारे यहाँ नज़र नहीं आई है। बट विद ड्यू रेस्पेक्ट, हमने जो बात आप कह रहे हैं उसका अपोजिट साइड शायद इस्टेब्लिश किया है, विच इज़
कि आपने अकाउंट्स बंद किए ये कहकर कि इसमें बेनामी के इश्यूज़ हैं, इसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो सकी, आपने 50,000 अकाउंट बंद किए, जिससे आपने एक स्याह निशान लगाया इस बात पर कि जो ऑडिटिंग हुई, जो ऑडिट प्रोसेस था वो फ्लॉड था। नहीं, आपको ये अकाउंट बंद नहीं करने चाहिए थे। नहीं सॉरी, उसमें अकाउंट बंद करने में सिचुएशन ऐसी थी कि वो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, क्योंकि हमने FATF को थोड़ा सा हमने अपने डिसएडवांटेज की तरफ वो किया। हम वहाँ पे FATF के लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए चीज़ों को, और हम उनसे सिर्फ वहाँ पर इस तरीके से जो है बिल्कुल हम सर झुकाकर शायद प्रॉब्ली बैठे रहे, और हमने जो वहाँ से जो भी चीज़ हुई और उसको स्टॉक, अगर उनकी तरफ से ये कहा गया कि हर चीज़ स्टॉक मार्केट में हो रही है तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और हमने स्टॉक मार्केट की तरफ जो है हम उनको हर चीज़ डाइवर्ट कर दी गई, ये एक्सप्लेन किए बगैर कि भाई हमारे यहाँ नंबर ऑफ़ अकाउंट्स इतने कम हैं, हम स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी अपने ही रीजंस की वजह से ऐसे स्टेप्स ले चुके हैं कि जो FATF के जो मकासद हैं उसको सपोर्ट करते थे, और मज़ीद लेकिन उसमें हुआ ये कि क्योंकि उसके अंदर एक स्ट्रिक्ट ऑडिट मैकेनिज़्म और मुस्तकिल जो है उसकी चेकिंग और वो सब चीज़ होती रही, उसकी वजह से हुआ ये जो आप अकाउंट बंद करने की बातें कर रहे हैं उसमें ब्रोकर्स ने उसूली तौर पे, क्योंकि उसमें हुआ ये कि आप जब क्लाइंट से बहुत ज़्यादा उनसे आप वो चीज़ें पूछने गए और उनसे जो है आप मालूमात लेने गए, तो बहुत सारे क्लाइंट जो है वो तंग आ गए और उन्होंने फिर अपने अकाउंट बंद करवा दिए। तो प्रॉब्ली वो ऐसा नहीं था कि वो अकाउंट्स बंद जो है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात हर आदमी को वो नहीं देना चाहते, तो एक 150 पौने 200 बैंक्स तो आपके मुल्क में 10-15 बैंक हैं, तो वो उस बैंक के अंदर जाके वो कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर उनको थोड़ा सा एतमाद होता है, लेकिन 150 ब्रोकर के आगे जो है अगर आप जो उनकी कॉन्फिडेंशियल मालूमात है वो लेना चाहते हैं तो लोग उसके ऊपर कंफर्टेबल नहीं होते, तो वो जो लोग कंफर्टेबल नहीं होते थे उन्होंने फिर अपनी जो है वो अकाउंट बंद कर दिया, उन्होंने इस किस्म का जो है रिस्पॉन्स दिया। सजाद साहब, गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या दिखता है? डू यू सी बाजार टेकिंग अ डायरेक्शन फ्रॉम हियर और यू सी अ गुड करेक्शन फ्रॉम दीज लेवल्स? देखिए काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करेगी। इस वक्त जो सिचुएशन हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर, थोड़ी सी जो अभी तो फ़िलहाल हमने कोई इतनी ज़्यादा करेक्शन हमारी मार्केट में नहीं देखी बनिस्बत दुनिया की दूसरी मार्केटों के, और हमारी मार्केट जो है अभी काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो काफ़ी स्टेबल है। लेकिन आगे डिपेंड करेगा कि दुनिया की दूसरी मार्केट्स जो हैं वो किस तरीके से बिहेव करती हैं। अगर वहाँ पर मार्केट्स के अंदर गिरावट आती है और वहाँ काफ़ी एक बड़ी करेक्शंस आती हैं तो नेचुरली इसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पर भी आएगा, क्योंकि ठीक है फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना सही, बट हमारे यहाँ भी लोग जो है वो बाहर की वैल्यूएशंस को देखकर भी काफ़ी वैल्यूएशंस हमारे यहाँ डिसाइड करते हैं। तो अगर दुनिया की मार्केट में अगर चीज़ें सस्ती हो जाएंगी या वहाँ पर जो हालात नज़र आ रहे हैं स्पेशली डेवलप मार्केट्स के, और उनके यहाँ जो है इकोनॉमिक स्लोडाउन बहुत ज़्यादा है, तो वो इकोनॉमिक स्लोडाउन भी आपके मुल्क को भी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि हमें सबसे पहले आपकी एक्सपोर्ट्स हैं जिसमें आप थोड़ा सफ़र कर सकते हैं जब आपकी डेवलप इकोनॉमीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है। नंबर 2 जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं वो अभी हमने अभी तक तो उसे बढ़ते हुए देखा है, पिछले अनएक्सपेक्टेडली जो थोड़ा बढ़ते हैं, लेकिन उसके अंदर एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि बहुत सारे लोग अपनी जॉब से क्योंकि वापस आ रहे हैं तो वो जो उनकी वहाँ की सेविंग्स हैं वो वापस लेकर आ रहे हैं। लेकिन इसे आगे अगर ये नंबर्स जो है इसके अंदर स्लो डाउन आता है और फॉरेन रेमिटेंस के अंदर जो है हमें कुछ जो है गिरावट नज़र आएगी, तो ये भी चीज़ें हमारी स्टॉक मार्केट को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगी। और इकोनॉमिक स्लो डाउन तो हम वैसे ही थोड़ा देख ही रहे हैं हमारी मार्केट में, तो फ़िलहाल थोड़ा कहना मुश्किल है कि हम यहाँ से मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ, लेकिन मार्केट के अंदर भी थोड़ा सा देखना होगा कि आगे के रिजल्ट्स जो है जो आपके जुलाई से सितंबर का जो क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं उसमें अगर बेहतरी होती है तो फिर हम मार्केट को मज़ीद बेहतर होते हुए देखेंगे। आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ मेंबर्स being very bullish and positive on the basis of this construction package. आपको नहीं लगता कि इससे एक अच्छा स्टिमुलस आएगा इकोनॉमी में, बाज़ार में उसकी सूरत वो बेहतरी की सूरत में नज़र आएगा? देखिए आगे नंबर से पता लगेगा कि कंस्ट्रक्शन पैकेज जो है आपका, क्योंकि वो दिसंबर तक प्रॉब्ली उसके ऊपर जो चीज़ होनी है इम्पैक्ट होना है, तो वो बड़ा शॉर्ट टाइम है। तो दिसंबर तक ही अगर आपको पता लग जाएगा कि कितने प्रोजेक्ट शुरू होते हैं और कितने लोग उसका बेनिफिट लेते हैं, तो अगर उसमें बेहतरी होती है
और अभी अगर आपके जो सीमेंट के नंबर्स हैं, यही मैं कह रहा था कि सीमेंट के नंबर्स बताते हैं कि देयर इज इम्प्रूवमेंट। थोड़ा सा देखिए, उसमें अगस्त का महीना क्योंकि बारिशों का रहा है तो उसमें अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन सितंबर के आज महीने की में फिगर है 7% का इजाफा हुआ है लास्ट मंथ। तो 7% का इजाफा मेरा ख्याल है कि काफ़ी अच्छा हेल्दी है। अगर लेकिन अगर मंथ टू मंथ की आप बात करें, अगस्त टू सितंबर या पिछले सितंबर से बात कर रहे हैं आप? मंथ टू मंथ, तो यानी अगस्त टू सितंबर तो 7% इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगस्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली लो था बिकॉज ऑफ बारिश। ओके ठीक है, तो अगस्त से सितंबर जो है अगर 7% बढ़ता है तो वो इतना ज़्यादा नहीं बेहतर हुआ। लेकिन अगर हम पिछले सितंबर से इस सितंबर अगर आप 7% बढ़े, अगर आप बेहतर हुए तो देखना है कि पिछले साल सितंबर में क्या फिगर थी और इस साल सितंबर में क्या फिगर है। ओके, अंडरस्टूड। आखिर में ज़रा हमें बताइएगा हमारे नाज़रीन के लिए कि बाज़ार के लिए लोग कहते हैं कि दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन द टीआरजी पे आपका क्या व्यू है? यू मे हैव सीन द रैली कि ये 22 रुपये से नॉन स्टॉप 60 रुपीज़ के आसपास इस स्टॉक ने रैली की। So how do you look at this rally, and going forward what is your view on this particular stock? देखिए, पिछली जो रैली रही है उसके साथ एक इवेंट था जो उसके साथ एक अटैच था कि इसका एक सब्सिडरी थी जो बाहर लिस्ट हो रही थी। राइट, वो एक प्राइस के ऊपर लिस्ट हो रही थी। पिछली दफ़ा वो नहीं हो पाई थी और इस दफ़ा $19 में वो नेस्डैक पर लिस्ट हो गए। उस वक्त नेस्डैक के हालात भी बहुत इम्प्रूव चल रहे थे। लेकिन हम देखा कि वो प्राइस वहाँ सस्टेन नहीं कर पाई। बाय द वे नाज़रीन के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि आईबेक्स लास्ट टाइम जो लिस्टिंग रिकॉल हुई थी, दैट वाज बिकॉज ऑफ देम, not because of the any other Nasdaq related reason. They decided कि इस प्राइस पे हमें माल नहीं छोड़ना। So this is what I've been मैंने IBEX से भी बात की, उन्होंने मुझे बताया था, and I think ये शेयर करना ज़रूरी था, तो मैंने ये चीज़ करेक्शन की। But this time they got listed and you are right कि वो $20 से स्टार्ट हुई थी प्राइस, और वो प्राइस $10 पे आ चुकी है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इस स्टॉक के लिए लोगों को थोड़ा सा काफ़ी अपना होमवर्क करके और काफ़ी उसकी बैलेंस शीट को पढ़ लें एक दफ़ा स्टॉक बिल्कुल सही है, और उसके बाद जो है वो अपना डिसीजन लें, क्योंकि पहले रिस्क कम था आपको एक नीचे की प्राइस के ऊपर, इस वक्त आप बहुत हैवी प्राइस पे हैं। राइट। इस स्टॉक की हिस्ट्री ये कि स्टॉक ने आपको कभी कोई डिविडेंड नहीं दिया है। ओके, ठीक है ना जी। और ओवरऑल आप इसकी बैलेंस शीट को भी देखें कि क्या इसकी वर्थ बनती है इस प्राइस के ऊपर। When you say कि कभी भी नहीं दिया, आर यू ट्राइंग टू से कि नॉट एवर इन द हिस्ट्री कभी नहीं दिया? मैंने तो नहीं देखा इसका। ओके, ठीक है ना। मैं अपने स्टॉक को जब से तो मैं टीआरजी को भी ज़रूर देखूंगा नाजरीन, और मैं अमेज़ॉन को भी ज़रूर देखूंगा, माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल को भी ज़रूर देखूंगा कि उनकी क्या हिस्ट्री है। नेक्स्ट वीक व्हेन वी कम बैक, इंशाल्लाह वी विल हैव विद अस द सीईओ ऑफ द टीआरजी, जो कि मार्केट रिलेटेड कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। इंशाल्लाह ही इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ द टीआरजी। ही इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द टीआरजी, and hopefully when we come back we talk good about the TRG. सजाद मलकानी साहब, आपका वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे एहतशाम खान, जो कि एक एडवाइजरी फर्म के सरबराह हैं, और इनकी कंपनी जो है वो आजकल ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिग्नल और उसके प्लेटफॉर्म को बनाने में मसरूफ़ है। मज़ीद हमें ज्वाइन किया था सजाद मलकानी ने, जो कि आइकन सिक्योरिटीज़ के सरबराह और CEO हैं। दोनों साहिबान ने इस बात को सब्सक्राइब किया कि बाज़ार में ये जो रैली है, दिस कैन बी सब्सटेंशिएटेड थ्रू द वॉल्यूम एंड इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट इन द मार्केट। हमने देखा कि लेवरेज गो की 250% बढ़ी है, वॉल्यूम भी जो है वो साथ साथ अप्रिशिएट हुए हैं, सेटलमेंट की जो पोजीशन है वो भी इतनी ज़्यादा बुरी नहीं रही, लिहाजा कहा जा सकता है कि मार्केट की जो फुटिंग है वो इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, एंड मार्केट कैन कंसोलिडेट ऑन दीज लेवल्स। हमने जिस स्टॉक को आज फोकस किया दैट वाज टीआरजी के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि टीआरजी ने जो है वो कई सालों के बाद 64 रुपीज़ का जो हाई है वो बनाने की कोशिश की, बट टीआरजी कुडंट मेक इट। अकॉर्डिंग टू अ टेक्निकल एनालिसिस विच वाज शेयर्ड बाय एहतशाम खान, इट कैन बी सेड कि टीआरजी जो है वो 94 रुपीज़ का हाई बना सकती है। सजाद मलकानी ने बताया कि वो मार्केट्स और वो कंट्रीज़ जहाँ से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होती थी वहाँ पे कुछ मसाइल हैं, लिहाजा पाकिस्तान को इंडिजिनस इन्वेस्टर बेस के ऊपर काम करना होगा, और पाकिस्तान की मार्केट में लिक्विडिटी का ज़्यादा इन्हिसार पाकिस्तान के अपने लोगों की इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट की तरफ देखने पर डिपेंड करता है। नाज़रीन, अगले हफ्ते हम मुलाकात करेंगे किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।